अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। उन भयानक दिनों में आदमी आदमी नहीं रहा था, बल्कि जानवर से भी बदतर चीज बन चुका था। हम वहशियाना जिंदगी गुजार रहे थे। खाना नसीब होता तो खा लेते, सोने की घड़ी आती तो सो लेते। उन दिनों हम आबादियों को आग और धुएं की भेंट चढ़ा रहे थे, यानी आबादियों को जला रहे थे, और इंसान का खून बहाने की खुली आज़ादी थी। ये वो ज़माना था जिसे अमेरिकन हिस्ट्री में सिविल वार का दौर कहा जाता है। हम रात दिन कीचड़ गंदगी में लुथड़े हुए घोड़ों पर सफ़र करते रहते। बीमारियां, मौत और दिल दहला देने वाली चीखें आसपास फैली हुई होती थीं। आसपास का सब इलाका हर रोज़ आग के शोलों से भड़कने लगता, मगर सफ़र जारी रहता। इसी सफ़र के दौरान उन्हीं दिनों में मैं भी बीमार पड़ गया। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपने फ़ौजी दस्ते के साथ चलता रहूं, लेकिन तेज़ बुखार और बेहोशी ने लाचार कर दिया और मैं अपने दस्ते से पीछे रह गया। अगले दिन मुझे कुछ होश आया तो मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने दस्ते से बिछड़ चुका हूं। मैं इस आधे जंगली इलाके में अकेला था। बुखार ने फिर मुझ पर हमला किया और मैं बेहोश हो गया। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपने घोड़े पर सवार रहूं, मगर मुझे धीरे धीरे खुद महसूस हो रहा था कि मैं किसी लम्हे भी घोड़े से गिर पड़ूंगा। बेहोशी, जहनी परेशानी और दिमागी पागलपन के दौरान मैंने देखा कि मैं एक पुल को पार कर रहा हूं। सितारे आसमान पर टिमटिमा रहे थे। जमीन में धुएं और सिलन की बू उठ रही थी और दूर सामने घने जंगल के बीच एक मकान नजर आ रहा था। मैं अपने थके हुए घोड़े को मकान की तरफ बढ़ाने लगा। मैंने मकान में रोशनी की एक झलक भी देखी थी। अचानक तारे छुप गए और घोड़े की टापों की आवाज तेज हो गई। लकड़ी का बना हुआ पुल घोड़े के कदमों के नीचे लरजने लगा। यूं महसूस हो रहा था जैसे घोड़े के कदमों के नीचे पुल कांप रहा है। मैं अचानक घोड़े से गिरा। मेरे कानों में घोड़े की चीख सुनाई दी। मैं पानी में गिरा था, जो गहरा नहीं था। भूख और बीमारी ने जिस्म को घुला दिया था। जब मेरा सर पानी में छुपी हुई चट्टान से टकराया तो सारा जिस्म दुखने लगा। मैंने बड़ी मुश्किल से पानी में अपने आप को कोहनियों के बल उठाया। मुंधी हुई आंखों से देखा कि मेरा घोड़ा जमीन पर खड़ा इस तरह उछल रहा है जैसे बहुत ज्यादा तकलीफ में हो। मैंने उठना चाहा, मगर मैं गिरा और आंखों के सामने फिर से अंधेरा छा गया। जब दोबारा मुझे होश आया तो मेरा जिस्म सर्दी और दर्द की शिद्दत से कांप रहा था। दांत से दांत बज रहे थे। रात की गहरी खामोशी से अंदाजा हो रहा था कि ये रात का आखिरी पहर है। मैं किसी न किसी तरह अपने आप को घसीटता हुआ किनारे तक ले आया। घोड़े की हिनहिनाहट से मेरे दिल को ये तसल्ली हुई कि उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मकान गहरी धुंध में छुपा हुआ था। रोशनी की हल्की सी पीले रंग की झलक धुंधली मोटी तह को चीर रही थी। मैं घसीटता हुआ घोड़े तक पहुंचा और जब मैंने घोड़े को हाथ लगाया तो महसूस किया कि घोड़े का जिस्म कांप रहा था। मैं उसे थपथपाने लगा। उसकी बाग थामी और लड़खड़ाता हुआ मकान की तरफ बढ़ने लगा। एक तो बेहाल हो रहा था, दूसरे जूतों में पानी और कीचड़ भर आने से पांव उल्टे सीधे पड़ रहे थे। कांपते हुए जिस्म और दुखते हुए सीने से मैंने मदद मदद पुकारा। मेरी आवाज जंगल में गूंजी और गूंज बन गई। मैं एक बार फिर चिल्लाया, मदद मदद। अचानक मकान के दरवाजे के चरचराने की आवाज सुनाई दी। घोड़ा जमीन पर यूं पांव मारने लगा जैसे बहुत ही ज्यादा डर गया हो। मैं उसे अपने कमजोर जिस्म के साथ आगे घसीटना चाहता था और घोड़ा पीछे लौटने के लिए बेचैन था। कुछ लम्हों की कश्मकश में मेरा लगाम और हाथ खाली हो चुका था, क्योंकि घोड़ा वहां से दुम दबा के भाग चुका था। इस वक्त मैं रात के आखिरी पहर में निढाल और अधमरी हालत में अकेला और तन्हा खड़ा था। पिस्तौल गिर चुका था।
मगर खंजर अभी तक मेरे पास था। मेरा दिमाग घूमने लगा। मैंने अपनी आंखों के सामने एक क्षमादान देखा जो हरकत कर रहा था और उसमें मोमबत्तियां जल रही थीं। फिर मैंने अनगिनत अजीबोगरीब आवाजें सुनी, घोड़ों की टापें, आग की सरसराहट और साए। मैं एक बार फिर चीखा और बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने सबसे पहले अपने नाक में मिट्टी की महक सूंघी। मेरी आंखों के सामने एक छोटी सी मेज पर क्षमादान पड़ी थी और उससे कुछ दूर कमरे की अधजली दीवार पर एक मोटी मकड़ी बहुत बड़े जाले में हरकत करती हुई दिखाई दे रही थी। मैंने समझा बुखार की वजह से ये सब मेरा वहम है। जब बुखार दिमाग पर चढ़ जाता है। कमरे में साए घूम रहे थे। मैंने अपने आप पर नजर डाली। मैं खुली आरामदेह कुर्सी पर लेटा हुआ था। मेरा सारा जिस्म कांप रहा था और मेरे कदमों के पास एक छोटे स्टूल पर मेरा चमकदार खंजर मोमबत्तियों की पीली रोशनी में चमक रहा था। और फिर मैंने एक आवाज सुनी जिस पर मैंने अपना सर घुमाया। सिपाही, शायद तुम पहले कभी इस इलाके में नहीं आए। उस लड़की की मीठी आवाज में मक्कारी और बनावट कूट कूट कर भरी हुई थी। बोलने वाली मेरे सामने खड़ी थी। उसने जो गुलाबी रंग का मखमली गाउन पहना हुआ था वो काफी इस्तेमाल की वजह से कई जगहों से खिसका हुआ था, मगर उस खिसे हुए लिबादे में उसका आकर्षक जिस्म अपना आप जाहिर कर रहा था। उठी हुई ठोड़ी, खूबसूरत मुंह, तेज गहरी भूरी आंखें, कंधों पर फैले हुए सुनहरे बाल, वो मेरे तेज खंजर की तरह दमक रही थी। मैं यहां कैसे पहुंचा? मेरी मदद से। तुम कौन हो? मेरा शौहर 12 एकड़ जमीन का मालिक था। उसने अपने खूबसूरत चेहरे को उठाकर बड़े ही प्राउडली जवाब दिया। मैं अभी तक ख्वाब और सच्चाई के बीच झूल रहा था। क्या ये ख्वाब था? क्या ये सच था? मेरा जहन अभी तक कोई फैसला नहीं कर पा रहा था। खूबसूरत औरत की मीठी और तेज आवाज ने मेरी सोच के सिलसिले को तोड़ दिया। तुम उन शैतानों की फौज के एक सिपाही हो जिन्होंने इस लड़ाई को सारे देश में फैला रखा है। मैंने देखा कि उसने मेरे खंजर को बड़े इत्मीनान के साथ स्टूल से उठा लिया था। उसकी आंखों में खून झलक रहा था। एक लम्हे में वो मुझे गुस्सैली और बिफरी हुई शेरनी की तरह नजर आने लगी। उसने खंजर को स्टूल पर रखते हुए कहा, मैं मिरांडा सस्केबाई हूं, सस्केबाई की बीवी। जली हुई दीवारों वाले कमरे में उसकी वहशियाना हंसी गूंज रही थी। उसकी हंसी मेरे कानों को फाड़ने लगी। खौफ की तेज लहर सारे जिस्म में दौड़ गई और मेरा जिस्म पसीने में शराबोर हो गया। वो मेरे सामने आकर बोली, मैं तुमसे नफरत करती हूं, तुम्हारी फौज से नफरत करती हूं। मैं बेवा हूं। जानते हो मेरा शौहर कौन था? वो गुलामों का हिमायती था। इसीलिए जालिमों ने सबसे पहले उसकी जान ले ली। फिर सब गुलाम भाग गए और मैं अकेली रह गई। वो फिर हंसने लगी, लेकिन अब उस हंसी में वहशत नहीं थी। तुम्हारी फौज ने इसीलिए जंग शुरू की कि गुलामों को आजादी ना दी जाए। शराब पियोगे? उसने सरसराती हुई आवाज में पूछा। एक लम्हे में मेरी सारी भूख जाग उठी। मैं भूखा हूं। क्या यहां खाने को कुछ मिल जाएगा? भूख ने मुझे पागल कर दिया है। मैंने नजरें उठाकर देखा, वो मेरे सामने शराब का जाम लिए खड़ी थी। मोमबत्ती की पीली रोशनी गिलास से छन कर आ रही थी। उसकी नजरें शराब पर गड़ी हुई थी। एक लम्हे के लिए उसका चेहरा तन गया। करीब ही कोई दरवाजा चरचराया। मैं फिर कांपने लगा। मेरा जी चाहा यहां से भाग जाऊं। वो चीखी, मुझसे खाना मांगते हो?
तुम्हारे सिपाहियों ने मेरी इज्जत को दागदार किया है, मुझसे। मैं उसे घूरता रह गया। वो धीरे धीरे शराब का जाम जमीन पर उड़ेल रही थी। मैं तुमसे नफरत करती हूं। उसने हाथ को एक तेज हरकत दी और साथ ही जाम के गिलास को जली हुई दीवार पर दे मारा। एक छनाका हुआ और मेरी आंखों के सामने कुछ लम्हों के लिए फिर से अंधेरा छा गया। होश संभाला तो मैं चीखा, मैं जाना चाहता हूं, तुम अभी चलने फिरने के काबिल नहीं। उसने सख्ती से जवाब दिया और जल्दी से नए गिलास में शराब डालकर मेरे हाथ में थमा दी। इसे पियो, मैं तुम्हारे लिए बिस्तर लगाती हूं, खाना लाती हूं, आज आराम करो, सुबह चले जाना। कमरे में लटके हुए अधजले पर्दे सरसराने लगे। मैं अभी आई और वो मेरी नजरों के सामने से गायब हो गई। करीब ही कोई उल्लू चीखा और उसकी दिल दहला देने वाली आवाज से मैं कांपने लगा। मैंने खुली हुई खिड़की से बाहर की तरफ देखा। वहां कोई खड़ा था, ठीक खिड़की के सामने, थका हुआ पीला चेहरा, और दूसरे ही लम्हे वो नजरों से गायब हो गया। मैंने अपने आप को संभाल देना चाहा। ये सब कुछ दिमागी बुखार का नतीजा है। मैंने अपने आप को बहलाना चाहा, लेकिन दूसरे ही लम्हे मुझे फिर एक शक्ल दिखाई दी, बर्फ की तरह सफेद। उसने मुंह खोला और मैंने देखा कि उसका मुंह कीचड़ से भरा हुआ है। मैंने होठ हिलते देखा और एक अजीबोगरीब आवाज सुनी, जैसे कोई इंसान डूब रहा हो, नाक तक पानी पहुंच गया हो और वो बोलने की कोशिश कर रहा हो। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और जब आंखें खोली तो देखा कि मेरा सारा जिस्म पसीने से भीग चुका था। क्या मैं पागल हो गया था? और अगर मैं पागल नहीं हुआ था तो जो कुछ मेरी नजरों के सामने हुआ था वो यकीन के काबिल नहीं था। सामने मेज पर रखे हुए गिलास से शराब कतरा कतरा करके जमीन पर अपने आप गिर रही थी। अचानक वो मेरी नजरों के सामने आकर खड़ी हो गई। उसके और मेरे दरमियान अधजला पर्दा तना हुआ था। वो मेरे सामने होते हुए भी मुझसे छुपी हुई थी। उसके हाथ में ट्रे थी जिसमें भद्दे भूरे रंग की रोटी रखी हुई थी। मैंने हाथ बढ़ाकर रोटी उचक ली और खाने लगा। वो मुझे दिलचस्पी से घूर रही थी। एक हफ्ता हुआ, रात को 3 आदमी यहां आए, वो कहने लगी। अचानक उसकी आवाज की नरमी गायब हो गई। हां, 3 आदमी, 3 शैतान, उन्होंने मुझे लूट लिया। और याद रखो कि उसी दिन मेरे शौहर को कत्ल किया जा चुका था। वो मेरे सामने टहलने लगी। मैंने देखा उसका चेहरा काला पड़ गया है, सुनहरे बालों की रंगत सफेद हो गई है, गहरी भूरी आंखें अपनी रंगत खो बैठी हैं। हाथ के एक झटके से उसने अपना गाउन कमर से उतार दिया। मैं डर से कांप रहा था। मेरा हाथ धीरे धीरे स्टूल पर रखे हुए खंजर की तरफ बढ़ रहा था। उसने अपनी कमर दिखाने से पहले अपनी आंखें मेरी आंखों में डाल दी। उन आंखों में जहन्नम की आग दहक रही थी। उसने मुंह फेर लिया। मैं कांप रहा था। उसकी कमर मेरे सामने थी और उसकी साफ सुथरी जिल्द पर गोलियों के 3 काले भद्दे सुराख नजर आ रहे थे। सुराखों के किनारे पर अभी तक मैला और गाढ़ा खून जमा हुआ था। मैं एक लम्हे में उसे पहचान गया। खंजर मेरे हाथ में था। उछलकर मैं आगे बढ़ा और उसकी कमर पर वार करने लगा। मैं खंजर खोपता और निकाल लेता। खून का एक कतरा भी उसके जिस्म से नहीं बरसा। वो हंस रही थी, वहशियाना हंसी। मैं बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ा। कई दिनों के बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाया। मेरे दस्ते का जो सिपाही मुझे हॉस्पिटल छोड़ गया था वो मेरे सरहाने बैठा था। मेरा बुखार उतर चुका था और जहनी पागलपन भी खत्म हो चुका था। सिपाही ने कहना शुरू किया, सर, आप जंगल में एक मकान के बाहर बेहोश पड़े थे। हम करीबी सड़क से गुजर रहे थे
کہ ہم نے مکان کو جلتے ہوئے دیکھا۔ مکان کو آگ کے شعلے گھیر چکے تھے اور آپ ہوش و حواس سے بیگانہ کیچڑ میں لت پت گرے پڑے تھے اور آپ بے ہوش کیچڑ میں لت پت گرے پڑے تھے۔ مرانڈا سسکیپائی کون تھی؟ میں نے پوچھا۔ سر، خدا اس کی روح کو سکون دے، وہ ایک نیک دل آدمی کی بیوی تھی۔ پھر سپاہی اچانک چونک کر بولا، مگر سر آپ اسے کیسے جانتے ہیں؟ جس دن ہم نے آپ کو وہاں سے بے ہوشی کے حالت میں اٹھایا، مرانڈا کو مرے 7 دن ہو چکے تھے۔ پاگل، اسے قتل کیا گیا تھا۔ میں نے اس کی کمر پر گولیوں کے 3 نشان خود دیکھے تھے۔ سپاہی حیرانی سے بولا، سر آپ نے اسے کہاں دیکھا؟ اسے تو مرے 12 دن ہو چکے ہیں۔ میں چپ رہا۔ تو مطلب میں 5 دن تک بے ہوش پڑا رہا تھا۔ میں اس علاقے میں پھر کبھی نہیں گیا۔ کیا یہ سچ ہو سکتا ہے کہ مرانڈا موت کے بعد بھی چڑیل بن کر ظالم امریکی فوجیوں سے انتقام لیتی پھر رہی ہے؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔